प्रकाश शर्मा एक बार फिर हुए विधानसभा से निलंबित। अध्यक्ष ने एक दिन के लिए कर दिया सदन से बाहर। शर्मा को बार बार किया जा रहा सदन से निलंबित। गांधीनगर के साथ लगा यमुना का पुराना पुल यातायात के लिए बंद। हथनीकुंड बैराज से पानी से छोड़े जाने पर बाढ़ का खतरा। खादर में बसे लोगों को हटाकर भेजा सुरक्षित स्थानों पर। ईस्ट एमसीडी में स्थायी समिति की हुई बैठक। डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा ने अवैध पार्किंग के जरिए पैसे कमाने वालों पर जांच की कही बात। नए टेंडर को भी किया जाए जारी। एमसीडी में हुई मशीनों की खरीदारी। 17 लाख की मशीन का 2 करोड़ का ज्यादा सालाना किराया। दिल्ली सरकार एमसीडी की कराएगी स्पेशल ऑडिट। हर्ष विहार में पति ने लगाया पत्नी पर मारपीट करवाने का आरोप। पति का आरोप पत्नी देती है घर वालों को जेल में बंद कराने की धमकी। शिकायत लेकर पति पहुंचा थाने। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके से विधायक ओम प्रकाश शर्मा को एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस बार निलंबन सिर्फ जो एक दिन का हुआ है, लेकिन जो 2 दिनों के विधानसभा सेशन में से एक दिन के लिए निकाला जाना भी एक बड़ी बात है। ओम प्रकाश शर्मा को पिछली विधानसभा से भी कई बार सदन से निकाला गया है। एक बार तो उन्हें एक सेशन के लिए निकाला गया था, लेकिन फिर 1 साल तक वे सदन में वापस नहीं आ सके। हालांकि विवादों के साथ ओम प्रकाश शर्मा का पुराना नाता रहा है, लेकिन खासतौर पर विधानसभा सेशन से निकाले जाने की घटना उनके साथ बार बार हो रही है। पिछली विधानसभा में जब अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक थी, तो शर्मा के साथ उनका सीधा विवाद हो गया था। विधानसभा से बाहर भी उनका टकराव हो गया था और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसके बाद विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके खिलाफ काफी कुछ बोले थे। मॉनसून सेशन के पहले दिन वीरवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब ओम प्रकाश शर्मा ने आप विधायक को कह दिया कि अपनी औकात में रहो। हालांकि आप विधायक भी उन्हें गुंडा और कई शब्द कहते रहे, लेकिन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी ओम प्रकाश शर्मा को एक दिन से निलंबित करने का फैसला सुना दिया। उनके साथ ही रोहतास नगर से जो बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन हैं और घोड़ा से विधायक अजय महावर की को भी जो है मार्शल से बाहर का रास्ता दिखाया। विधानसभा अध्यक्ष ने ओम प्रकाश शर्मा को ये कहते हुए मौका दिया कि आप सदन में माफी मांगिए, लेकिन पहले की तरह ही इस बार भी ओम प्रकाश शर्मा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित करने का ऐलान कर दिया। किसी सदस्य को बोलना अपनी औकात में रहिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप या तो माफी मांगे। ओम प्रकाश जी को मैं आज पूरे दिन के लिए निष्कासित करता हूं। ओम प्रकाश जी को पूरे दिन के लिए निष्कासित करता हूं। गांधीनगर और पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाली यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल को वीरवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं और किसी भी वाहन को वहां से जाने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल 150 साल पुराने इस पुल पर जो बाढ़ आने का खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हथनीकुंड बैराज से यमुना में 1,60,000 क्यूसेक पानी वीरवार को छोड़ा गया। इस पानी को दिल्ली पहुंचने में 48 से 72 घंटे का वक्त लगता है। यमुना का जल स्तर अभी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे है, लेकिन यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि वीरवार सुबह ये 203.80 मीटर के करीब था, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। वहीं शुक्रवार रात तक जो पानी के खतरे का निशान पार कर जाने की संभावना है। अभी यमुना के पुराने पुल से जो सिर्फ सड़क परिवहन को ही बंद किया गया है और पुल से ट्रेन अभी गुजर रही है, लेकिन उनकी गति काफी धीमी है। साथ ही आपको बता दें कि अगर पुल का कोई खतरा पैदा होता है तो रेल यातायात भी बंद किया जा सकता है। पुल से अभी लोगों को पैदल जाने की इजाजत है, लेकिन वहां पे जो वापस ली जा सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुल के दोनों तरफ लगे बैरियर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। लोगों की शिकायत है कि पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता और मुआयने पर ही जो पहुंचने पर ही पता चलेगा कि पुल बंद है।
किस वजह से बंद है? बस ये है कि लोग वापसी जा रहे हैं तो हम भी वापसी जा रहे हैं। पता लगा वहाँ गए, उसके बाद फिर वापसी आना पड़ा हमें दूर। हाँ, यहाँ आने के बाद सारी गाड़ियाँ घूम के जा रही है अभी। तो क्या बता रहे हैं वहाँ पर? कुछ नहीं, पब्लिक बता रहे थे कि हाँ ये आगे बंद है, तो मैं भी घूम के जा रहा हूँ। ईस्ट एमसीडी में स्थायी समिति की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा ने एक मुद्दा उठाते हुए जांच करने की बात कह डाली। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इलाके में अवैध पार्किंग के जरिए पैसे वसूले जा रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि पार्किंग का टेंडर खत्म किया जाए और फिर से नए टेंडर जारी किए जाएं। साथ ही कई मुद्दों को और भी उठाया, साथ ही छापेमारी की बात भी कही। पूरी जमुना पार्किंग की चेकिंग की जाए। जितना क्षेत्रफल हमने उनको पार्किंग के लिए दिया हुआ है उस क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल में वो पार्किंग करवा रहे हैं। अनऑथराइज्ड कारें खड़ी की जा रही है, वहां से पैसा लिया जा रहा है पार्किंग का अनऑथराइज्ड। और यहाँ पर जो अमाउंट है हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? अगर हमने कोई क्षेत्रफल में दिया है ईडीएमसी की जगह है, उससे ज्यादा जगह पर पार्किंग कराकर अनऑथराइज्ड कार पार्किंग करके उसे डायरेक्ट पैसा लिया जा रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए। उनको या तो पार्किंग कैंसिल की जाए या फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए ताकि हमारे को रेवेन्यू आगे के लिए या तो क्षेत्र का कम किया जाए या दोबारा टेंडरिंग के माध्यम से उस पार्किंग का एरिया जो भी है वो वही दिया जाए जो था। निगम कर्मचारियों का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 बजे के बाद भी काम चलता है। साथ ही रजिस्टर पर 5 बजे के बाद जो भी अवैध रूप से काम चलता है उसका रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही रिश्वत लेकर सामान भी छोड़ा जाता है। आप स्टोर में किसी अधिकारी को फोन कर लो, 5 बजे का छुट्टी पे चला जाए। आप जांच की जाए स्टोर के अंदर आपको 9 बजे तक एलाइज किया करते हैं, वहाँ शराब चलती है, खाना वहाँ खाते हैं बैठ कर सभी एलाइज। झिलमिल के अंदर जो आपका स्टोर है क्या करते हैं रात को 9 बजे तक? एक आदमी की ड्यूटी है, अगर कोई आदमी सामान उठा के लाया है वो जमा कराएगा, लिस्ट बनाएगा, सच्चाई है। बाकी 8 एलाइज वहाँ क्या कर रहे हैं? सामान छोड़ा जा रहा है वहाँ पैसे लेके, एंट्री कैंसिल की जाती है। जो एंट्री हमारी क्रेन से वहाँ आती है या ट्रक से आती है उसको चढ़ाने से पहले सेटिंग की जाती है वहाँ। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि या तो रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू ली जाए, नहीं तो उस अधिकारी के खिलाफ जो है एक्शन किया जाए जो वहाँ बैठे एलाइज हैं। केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। नया मामला एमसीडी में हुई मशीनों की खरीदारी का है। आप नेता ने एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ली जा रही एक मशीन का किराया 6.5 लाख रुपए के बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 18,36,000 रुपए महीना किया गया है। उनके सवाल किया गया कि 17,70,000 मशीन का सालाना किराया 2,20,00,000 रुपए कैसे हो सकता है। इस पर ईस्ट एमसीडी के मेयर ने आम आदमी पार्टी के चुनावों के नजदीक आ रहे वजह बताई। साथ ही इस वजह से विपक्ष लगातार इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है। ईस्ट एमसीडी के नेता विपक्ष ने कहा कि हम कई सालों से कह रहे हैं कि मशीनों की खरीद में भ्रष्टाचार होता आया है और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर नगर निगम हमारी नोडल एजेंसी है, उन्होंने टेंडर किए और टेंडर के माध्यम से जो भी उसमें खर्चा निकल के आया उसके आधार पर हम लोग काम करने में लगे हैं। यदि मैं कहना चाहूँ 300 रुपये पर मीट्रिक टन इसका खर्चा है कूड़े के निस्तारण के लिए। अगर हम इसको पैसे में लें तो 30 पैसे पर केजी का खर्चा इसमें आता है। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई कि इसमें भ्रष्टाचार है। हम कहते हैं कि खुली चुनौती है, वो उसमें जाके देखें। इनको पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। जो 17,70,000 रुपए की एक ट्रॉमेल मशीन आती है उसका लगभग 6.25 लाख रुपए किराया हर महीने ईडीएमसी उन ठेकेदारों को पे कर रही है। जब एक मशीन 3 महीने के किराए पे खुद की खरीदी जा सकती है तो आखिर उसका 6.25 लाख रुपए किराया क्यों दिया जा रहा था? अब उस ट्रॉमेल मशीन को कूड़े के निस्तारण के लिए वजन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे और जो उन्होंने निर्धारित किया है उसके हिसाब से लगभग 1 महीने के अंदर उतना ही कूड़ा उठाने पर एक मशीन को तकरीबन 18.25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट थाना क्षेत्र के हर्ष विहार में मोहित नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मोहित का कहना है कि माता पिता और 2 बहनों के साथ वह सुशीला गार्डन में रहता है। उसकी शादी प्रीति से 2015 में हुई थी। प्रीति से जो मोहित है उससे 2 बच्चे हैं। मोहित का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही जो प्रीति है वो झगड़ा करना शुरू हो गई और
आए दिन गाली गलौज झगड़ा मेरे घर वालों से करती थी, लेकिन कई बार जो घर वालों के पास आसपास के लोगों ने प्रीति को समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। आए दिन वह बगैर किसी बात के अपने घर चली जाती थी। साथ ही काफ़ी समय से प्रीति अपने मां के घर पर ही रह रही है। मोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसे काफ़ी चोटें आई हैं। साथ ही मोहित का कहना है कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सर ऐसा था, मेरे फ़ोन पे 2-3 दिन पहले से ही धमकी आ रही थी किसी की कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सर वो धमकी जो है ससुराल वालों की तरफ से थी, तो मैंने उसकी कंप्लेन भी देकर आया था थाने में। उसके देके आने के बाद में उसके अगले दिन तो मैं अपने दवाइयों का स्टोर भी है मेरा, तो उसके लिए मैं दवाई लेने गया था, जिसके दौरान बीच रास्ते में ही मेरी सास का फ़ोन आया और मेरे साले का फ़ोन आया कि ऐसा है, प्रीति की तबीयत ख़राब है, आप एक हमारी दुकान की तरफ से होते हुए निकल जाना मिलते हुए। मैं कहा चलो ससुराल वाले ऐसे तो कुछ करेंगे नहीं। जब मैं ससुराल वालों की तरफ गया, जाने के दौरान मैंने वहाँ पे जब देखा तो उन्होंने कहा कि आप एक बार अंदर आ जाओ और देख लो, बैठ के बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे ही मैं वहाँ बैठने चला, उन्होंने क्या करा, 2-4-5 लड़के वहाँ पे आदमी औरतों को डंडे लेके लोहे की रोड लेके खड़ा कर रखा था। ना मुझसे कुछ पूछा ना कुछ कहा और एकदम से मुझे बजाना चालू कर दिया। मारते दौरान में क्या हुआ कि मेरा जो पैर था उसके दोनों लड़कों ने घसीटते हुए अंदर लेके गए और फिर बाहर घसीटते हुए लाए और लाने के दौरान मेरे पर पानी फेंक के पूरे शरीर पे और फिर रोड से हमला करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार जो है वो पब्लिक चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम फैसले ले रही है। दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। साथ ही डीटीसी बस डिपो और टर्मिनल और डीटीसी की दूसरी संपत्तियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि चार्जिंग स्टेशनों को लेकर डीटीसी और केंद्र सरकार की कंपनी एनर्जी एफिशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के साथ जल्द ही MOU साइन हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि डीटीसी की जो प्रॉपर्टीज में चार्जिंग स्टेशन होंगे, साथ ही EESL चार्जिंग स्टेशन को बनाएगी और उनका संचालन भी करेगी। इसके बदले में कंपनी की ओर से डीटीसी को प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। हर चार्जिंग स्टेशन पर कम से कम 10% फास्ट चार्जर होंगे, साथ ही 20% स्लो चार्जर भी होंगे। चार्जिंग स्टेशन में एक ही जगह पर सभी तरह की गाड़ियों के लिए इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही एक समय में 20 से 25 गाड़ियाँ जो हैं वो चार्ज हो सकती हैं। साथ ही दिल्ली में पेट्रोल पंप, बस डिपो और टर्मिनल, सभी पार्किंग एरिया और DMRC के साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। लेकिन ये पहल अभी तक हसनपुर डिपो में नहीं हुई है। साथ ही हसनपुर डिपो टर्मिनल में भी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं बनाए गए हैं। अब देखना होगा कि ये चार्जिंग स्टेशन कब तक बनते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहन को जब्त करने और जुर्माना लगाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कानून और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वाहन जब्त करने से पहले नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम को चाहिए कि वह वाहन जो हैं वो मालिक को अवैध पार्किंग के परिणाम के बारे में बताएं। वहीं आम जनता ने इस फैसले से खुश है। साथ ही आम जनता का कहना है कि जो काफी समय से खड़ी हैं उनको उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम कैसे उनको नोटिस दे सकते हैं जो थोड़े समय के लिए अपने वाहन को खड़ा करते हैं, उन्हें कैसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कुछ लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि नगर निगम किसी भी वाहन को उठाने से पहले उसको कारण बताओ नोटिस होगा। अब ये जो आदेश दिया है ये उन वाहनों पर लागू होगा जो लंबे समय तक एक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी ज़मीन पर खड़े होकर के खड़े रहते हैं, ये उन पर तो लागू है। लेकिन जो किसी हॉस्पिटल के बाहर, कोर्ट के बाहर, किसी मार्केट के बाहर कुछ वाहन खड़े रहते हैं उनको उठा करके तुरंत ले जाती है। लेकिन ये सब अवेयर करने की बात है। जो टेम्परेरी खड़ी है, घंटे 2 घंटे के लिए खड़ी है, उस पर उसके लिए स्पष्ट कोई आदेश कोर्ट का नहीं है, तो इट मीन्स कि नगर निगम ऐसे वाहनों को वहां से उठाएगा। MCD के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो एक गुंडा राज फैला रखा था, गाड़ी टो कर लेना और 6000 का चालान, 7000 का चालान जो लोगों का कटता था, कहीं ना कहीं जो ये गाड़ियां उठाते हैं जो 15 साल से पुरानी है या 20 साल पुरानी गाड़ी हैं जो लोगों ने अपनी पार्किंग के तौर पे जगह सेफ के लिए खड़ी कर रखी हैं, उन्हें उठाएं और ले जाके स्क्रैप कर दे सीधा।
वो तो एक समझ आती है, एक बंदा 5 मिनट के लिए उतरा है या कहीं मार्केट में गया और गाड़ी उठा के ले जानी, वो एक गलत है। के पास 1 लाख गाड़ियों की अवेलेबल पार्किंग नहीं है और 12 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां आपने दिल्ली में बेची हुई हैं, तो बाकी गाड़ियां कहां जाएंगी? यकीनन सड़कों पर ही तो खड़ी होंगी। तो फिर किस लिए आप जाके उन गाड़ियों को उठा सकते हो, कैसे जब्त कर सकते हो? आपने ही तो बेची हैं वो गाड़ियां और आपने ही तो पार्किंग नहीं बनाई है। मुझे लगता है कोर्ट बिल्कुल सही है। नगर निगम को ऐसी सड़क पर खड़ी गाड़ियों को उठा के जब्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में बसों और मेट्रो में सभी सीटों पर यात्रा करने की अनुमति मिलने के बाद लगातार मेट्रो में बड़े पैमाने पर कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का उल्लंघन सामने आया है, जो अत्यंत चिंताजनक भी है। साथ ही दिल्ली मेट्रो के कोच में यात्री सभी सीटों पर बैठने के साथ ही खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली मेट्रो यात्रियों को काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। यात्रियों को लंबी लंबी कतारों में घंटों तक मेट्रो के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिससे मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। शाम के टाइम कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, देखो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। कम से कम 2-2 घंटे लग जाता है, ये कम से 2-2-1.5 घंटे लग जाते हैं। हम तो देखते हैं यहाँ पे सुबह लाइन लग जाती है, कुछ 7-7 चुपके होते हैं। भाई मेट्रो को तो ये है, थोड़ा सा थोड़े आदमी करें, एकदम लाइन नहीं लगवाएं। लाइन बहुत देखो क्या हालत, लाइनों में लगना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद मेट्रो का इंतजार, मेट्रो आती है। एक तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और लंबी लंबी लाइनें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा। जो आदमी आधे घंटे में घर से निकलते कि मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा और 2-2 घंटे में पहुँच रहा अपने ऑफिस, ये गलत है। विश्वासनगर मेन रोड पर नालियां बंद नहीं हैं। काम के नाम पर खानापूर्ति करने का नतीजा ये रहा कि खुली नालियों की वजह से लोगों को जल भराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। साथ ही बीमारी को भी आशंका रहती है। साथ ही विश्वासनगर की सड़कों की हालत बद से बदतर है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बारिश के बाद सड़कों में जो है वो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लगातार हादसों का भी खतरा बना रहता है। और ये रोड है इतने दिनों से खराब पड़ा है, अभी बिल्डर ने खोद दिया, इधर से खोद दिया, फिर इधर से खोद दिया, कुछ नहीं हुआ। और अंदर एक दीवार गिर गई थी, पुलिस वाले आए थे, सब आए थे, कुछ नहीं हुआ वहाँ का। पूरा रोड खराब पड़ा है। हाँ, हादसे हो जाते हैं, हमारी गाड़ी फंस जाती है, कभी कभार हमारा पैर रपट गया, ऐसे चल जाते हैं। किसी का फ़ोन गिर गया, यहाँ खड़ निकल लें तो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। हम पूरी रात चलाते हैं अंधेरे में गाड़ी, कहीं खड्डा आ गया तो पलट गई, कभी कुछ हो गया हादसा, कोई सवारी गिर गई, बच्चे यहाँ से निकलते हैं, किसी का पैर टकरा गया पत्थर से, कोई गिर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया। दिक्कत तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पे, समझे। दूर से आना पड़ता, सब खुदाई उदाई हो पड़ी, नाला पानी भरा पड़ा सारे में, गंद हो रहा बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी होती है। हाँ, हादसे भी हो जाते हैं, बतेरे पानी भर जाता है इसमें, देखो आगे चल के सारी दिक्कतें, पानी भर जाता है, पानी से गाड़ी वाड़ी जा रही है, हम भी हैं, पैर वैर पट जाता है, गिर जाते हैं बच्चे लेके, सारी परेशानी। पूरी सड़क बनने लायक है, ये बहुत बचाव करके निकल रहे हैं, अभी बच भी जाते, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। दिक्कतें बहुत भैया, बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करें, प्रॉब्लम है। देखो चल तो रहा है काम धीरे धीरे, अब देखो कब तक पूरा होता है, ये चीज़ देखी जाती है बस। बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती है, और क्या खतरा है कोई चोट वोट लग जाए। अब फिर बारिश आती है, पानी भर जाता है, गिरने का डर है, बच्चे चोट वोट लग जाएगी तो लोग, गड्ढे हैं यहाँ पे जगह जगह, गाड़ी से भी कोई आता है तो भी गाड़ी पैर फिसल लग जाए बाई चांस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन को एक तेज रफ्तार इको गाड़ी ने टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि घायल व्यक्ति सड़क पर तड़पता रहा। कई बार पुलिस को फोन भी किया गया, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। तब जाकर पीड़ित के परिचित ने उसे निजी गाड़ी से लेकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान देर रात में डिलीवरी मैन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर रहते पीसीआर उसे अस्पताल ले जाती तो जरूर उसकी जान बच जाती। फिलहाल परिजन इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई लगता है, उसके ये साले थे, ये गैस में काम करते थे और जब ऑन ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ये अपने घर आ रहे थे। घर आते ही सोनिया विहार थाना पड़ता है, उसके बराबर में अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ से ये राइट एक गोदाम है, उसमें ये काम मतलब अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। गाड़ी खड़ी करने जा रहे थे, जैसे ही इन्होंने राइट किया उधर से पीछे से एक इको आई, उस इको वाले ने इनको टक्कर मार दी, ये गिर गए। वहाँ प्रेजेंट में उनके साथ एक भाई और था जो उनके साथ काम करता है, हाँ उनका मित्र ही है, उनके साथ काम करता है।
फिर वो उनको लेके मतलब इधर मुड़ गए। मुड़ने के बाद इनका तुरंत एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने कॉल की। कॉल करते कम से कम 15-20 मिनट हुए। 15-20 मिनट होने के बाद इन्होंने पुलिस वालों का वेट किया कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। तब तक कोई पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचे। इन्होंने अपनी खुद स्वयं गाड़ी से अपने भाई को लेके ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद करीब 2:30-3 बजे तक वो जिंदा रहे हैं, बातचीत करते रहे। उसके बाद 3-3 बजे के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो इधर से ईगो वाला आया नानक सर की तरफ से, और ये भी साइकिल से ही आ रहे थे नानक सर की तरफ से। तो ने ईगो वाले ने मतलब ये आ रहे थे रोड पे, तो डायरेक्ट सीधी मतलब ऊपर ही जब चोट साइकिल मारी ना, टक्कर पीछे से, तो पहले साइकिल ऊपर गई, ये भी साथ ही गए। उसके बाद ये नीचे गिरे, अगला पहिया भी पेट पहन के चढ़ गया और दूसरा भी चढ़ गया, पिछला भी। ईको वाले ने पहले स्लो करी गाड़ी, मैं सोचा भी ये रुकेगा, वो फिर भाग गया। मैं इनको उठाने चला गया। मैं अपने भाई को ले गया, वहाँ पुलिस का इंतज़ार किया, पुलिस नहीं आई थी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से अपने भाई को लेके गया, पुलिस का इंतज़ार भी किया। 2:30 बजे करीब इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मैं थाने आए थे, जब पुलिस को सूचना दी गई ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई है। 7वें पे कमीशन को लागू नहीं किए जाने के विरोध में इंडियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फेडरेशन और अन्य यूनियनों ने भी काम के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि काली पट्टी बांधकर विरोध जताने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा 7 सीपीसी के नए वेतनमान सभी को दिए जा चुके हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से दिल्ली के मेडिकल लैब जो स्टाफ को नहीं दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर कई बार वो आवाज भी उठा चुके हैं, पर अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। आज हम काली पट्टी बांधकर दिल्ली गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और मोहल्ला क्लिनिक्स में एक विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की एक 6 साल से पेंडिंग डिमांड है, जिसमें हमारी 7 सीपीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आरआर को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है, नाम जो है पद का वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियली बेनिफिट्स और एरियर जो है हम लोगों का अभी तक पेंडिंग है। उसके लिए कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट ने कई बार ऑब्जेक्शंस डाले हैं फाइल पर, हमने उनको रिमूव किया है और उनका एक रिप्रेजेंटेशन बार बार उनको बनाकर भी दिया है। उसके बावजूद हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, दिल्ली के चीफ जो मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, और बहुत जगह हम लोग गए हैं कि हमारा 7 सीपीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हम जो है अपने लैब कैडर रिव्यू हमारा जो है 2015 से लंबित है, उसके विरोध में आज हम ब्लैक बैच पहन करके इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमारा 2015 से कैडर रिव्यू अभी हमारा लंबित है, जबकि जो केंद्र सरकार के अंदर आने वाले हॉस्पिटलों में सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज का लैब कैडर रिव्यू हो चुका है और हमारा जो है 2015 से लंबित है। तो हमारी यही मांग है कि एक ही राज्य में होते हुए ये वेतन असमानता क्यों है, तो दिल्ली सरकार हमारा भी कैडर रिव्यू करे। हम 2015 से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये एंडोर्स किया था कि भाई हाँ आपका कैडर रिव्यू इम्प्लीमेंटेड है, 7 सीपीसी जो है उसके अकॉर्डिंग 2015 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हो चुका है और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया, तो इसीलिए हमने 2015 से लगातार सचिवालय से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, माननीय केजरीवाल साहब से, माननीय एलजी साहब से, सबसे हमने मुलाकात की टाइम टू टाइम, और हमें टाइम टू टाइम आश्वासन मिला कि हाँ आपका कैडर रिव्यू का काम हो जाएगा। लेकिन आज तक 2021 चल रहा है, 2015 से लेकर अब तक 2015 से लेकर अब तक हमें कैडर रिव्यू का सिर्फ आश्वासन मिला, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला। गीता कॉलोनी में हाउस टैक्स के ऑफिस में लोग टैक्स जमा करवाने तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि टैक्स जमा करने आए लोगों का कहना है कि टैक्स जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने से जो टैक्स है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही वहीं जो निगम अधिकारियों का कहना है कि लोगों के सहूलियत के आधार पर ही जो प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया लोगों को समझाई भी जा रही है। इस साल से हाउस टैक्स के लिए नई साइट बनाई गई है, तो उसमें जो है नया यूपी गाड़ी के थ्रू जो है उसमें हाउस टैक्स पे किया जा रहा है। अब मोस्टली लोगों को जैसे प्रोसेस नहीं पता है या समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत से जैसे सीनियर सिटीजन है तो उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है प्रोसेस को समझने में। बाकी जो जिनको दिक्कत नहीं आ रही है, ईजिली कर पा रहे हैं इंटरनेट का यूज, वो टैक्स पे कर रहे हैं आराम से। ऑफलाइन
ऑफलाइन में जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता था और बहुत मतलब हमारे पास भी इंफॉर्मेशन रेडी नहीं रहती थी ऑफलाइन में, उसमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ता ऑफिस में रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स को भी पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। पहले भी ऑनलाइन था पर ऑफलाइन भी था, अभी इसको कम्प्लीटली ऑनलाइन किया है बस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।